हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, एकदम मस्त और चकाचक होंगे। ये तुम्हारा फिजिक्स की 11th क्लास की जो तुम्हारी फिजिक्स है, उस फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है, उस चैप्टर से तुम्हारा बहुत ही अच्छा लेक्चर मैं आप लोगों के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे से जुड़े रहें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे लेक्चर में दिया द्रव्य, मतलब ये होगा कि तुम्हारा कक्षा 11वीं की जो तुम्हारी फिजिक्स है, उस फिजिक्स का पहला चैप्टर से लगाकर तुम्हारे आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए तुम्हारा इस चैप्टर की जो अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले कहा है द्रव्य। द्रव्य की इंग्लिश क्या होती है उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। वो होता है मैटर। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर देखो बताया कि पत्थर, लोहा, सोना, वायु इत्यादि प्रकार की चीज़ है ना, आपके द्रव्य हैं। मतलब ये है कि तुम्हारा देखो यहाँ पर पत्थर, लोहा और सोना, ये जो है ना, ये आपकी जैसे ये चीज़ें होगी धातु है, और ये तुम्हारा एक सॉलिड टाइप की चीज़ है। ठीक है, और ये वायु तुम्हारा अगर देखा जाए तो तुम्हारी ये वायु, इसमें कई प्रकार की गैसेस मिली होती हैं। ठीक है, तो ये एक अलग प्रकार की बात है। एक्चुअली ये तुम्हारे उदाहरण के रूप में बताया गया कि इस प्रकार की चीज़ें तुम्हारे द्रव्य में आती हैं। तो हम बता दें द्रव्य की परिभाषा क्या होती है। एक्चुअली द्रव्य इस प्रकार की कोई चीज़ होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और उसे किसी भी खाली स्थान पर रख दे तो वो अपना स्थान घेर ले, जगह घेर ले, उसका अपना भार होता है, इत्यादि प्रकार की चीज़ क्वालिटी जिसमें पाई जाती है, वही चीज़ें होती है द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य की अगर बात की जाए तो द्रव्य तुम्हारी यही हो गई, जैसे पत्थर, लोहा, सोना, वायु इत्यादि प्रकार की चीज़ है। ठीक है, अब जैसे द्रव्य में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्रव्य जो होते हैं ना, तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोसों के रूप में भी पाए जाते हैं, द्रव के रूप में भी पाए जाते हैं, और गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। इतना हो जाने के बाद में देखो दूसरी जो चीज़ है ऊर्जा। ऊर्जा की इंग्लिश होती है एनर्जी। ऊर्जा एक्चुअली क्या चीज़ है यहाँ पर देखो बताया, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, ऊष्मा। ये जो है ना ऊर्जा के अपने रूप हैं। तो ऊर्जा के कई रूप भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए सच बताते हैं, मतलब ऊर्जा की जो अपनी परिभाषा होगी वो किस प्रकार से होगी। एक्चुअली ऊर्जा जो होती है एक इस प्रकार की मात्रा होती है, एक ऐसी चीज होती है, या ऐसी कोई मात्रा ही समझ लो। ठीक है, जिसमें अपने अपने के द्वारा काम करने की या किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है, या उसमें अपनी क्वालिटी मौजूद होती है। ठीक है, जैसे एनर्जी की अगर बात करें, ऊर्जा यानी कि जैसे तुम्हारा ध्वनि हो गया। ठीक है, ध्वनि के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जैसे किसी ने बोला, बोलने के बाद में हमारे कान पर प्रभाव पड़ता है आगे कि उसने कुछ कहा है, मतलब उसकी ध्वनि की कण क्या होते हैं, हमारे कान के पर्दे पर पड़े और हमारे पर्दे को हिला दिया। उसी हिसाब से तरंग उठी, तरंग के हिसाब से हमें उसकी लय को पता चला कि एक्चुअली वो क्या चीज़ बोल रहा है। तो ध्वनि का प्रभाव इस प्रकार से पड़ा, तो ध्वनि ने भी अपना कुछ काम किया, तो इसलिए ध्वनि भी तुम्हारी ऊर्जा बनी। ठीक है, इसी प्रकार से प्रकाश की अगर बात करें, जैसे देखा जाए तो प्रकाश के अकॉर्डिंग जैसे पेड़ों में भी जैसे मुरझाए पड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, और प्रकाश पड़ा तो पेड़ों की पत्तियां अपना एकदम खिल जाती है। उसके साथ साथ प्रकाश पड़ने पर गीली जगह एकदम सूख जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो पानी मौजूद होता है वो पानी को उठाकर वाष्प में बदल देता है, मतलब पानी को पहले वाष्प में बदलता है और पानी उठकर वायुमंडल में चला जाता है। तो ये कौन करा रहा है? प्रकाश। तो प्रकाश में देखो काम करने की क्षमता है, वो नमी को क्या कर देता है? सूखा कर देता है। क्यों? क्योंकि नमी में उपस्थित जो आपका पानी होता है, पानी मौजूद होता है, उस पानी को वाष्प में परिवर्तित करके वायुमंडल में भेज देता है। इसी प्रकार से कपड़े पे सुखाने का काम भी तुम्हारा क्या करता है? प्रकाश। तो प्रकाश भी देखो एक प्रकार की ऊर्जा होगी। इसी प्रकार से तुम्हारी विद्युत का मतलब करंट या इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी। ठीक है, तो ये जो विद्युत है ना, विद्युत में अगर देखा जाए, जैसे तुम्हारा करंट यही है, जैसे करंटों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, या विद्युत के अकॉर्डिंग हम क्या क्या करते हैं, जैसे लाइट बल्ब जल रहे हैं। ठीक है, लाइट बल्ब जलने के साथ साथ हम करंट के द्वारा, विद्युत के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की मशीनों का भी प्रयोग करते हैं, मशीन चलाते हैं, मशीनों से बड़ा बड़ा काम निपटवाते हैं। ठीक है, उसी के साथ लाइट, बिल, पंखा, टेलीविजन इत्यादि प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी हम इसी चीज़ से ही चलाते हैं। तो ये विद्युत जो है ना, एक प्रकार का काम करने के, एक पदार्थों का काम करने जैसा कोई मात्रा। ठीक है, तो इसमें भी काम करने की मात्रा मतलब क्वालिटी पाई जा रही, तो ये भी एक ऊर्जा होगी। इस प्रकार से चुंबकत्व मतलब डायरेक्ट तुम्हारा चुंबक से है। ठीक है, अब चुंबक क्या करता है, जैसे दो चुंबकों के पास एक दूसरे के पास मिलाते हैं। ठीक है, एक चुंबक मतलब दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अन्यथा एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो ये दूर क्यों हटा रहे हैं? एक्चुअली हटाना या खींचने का जो काम कर रहे हैं वो चुंबक ही कर रहा है, तो उनकी अपनी जो क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी के किसी विशेष प्रकार की क्वालिटी की वजह से ऐसे मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा पा रहा है। तो ये बल लगाने से ही हमारे कार्य संपन्न होते हैं। तो मतलब ये होता है कि तुम्हारा चुंबकत्व जो है ना, तो वो भी एक ऊर्जा है, यानी कि जिसे बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा या चुंबकत्व ऊर्जा। अब इसी प्रकार से ऊष्मा यानी कि गर्माहट, हीट। ठीक है, तो ऊष्मा जो है तुम्हारी वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। क्योंकि जैसे हीट, गर्माहट की अगर हम बात करें तो सर्दी में क्या होता है, हमारे जैसे टेम्परेचर लो है, हमें सर्दी लगती है। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे हम ऊष्मा अंगीठी को तापते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा प्राप्त होने से क्या होता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से हमें ठंड कम महसूस होती है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर, तापमान कम था, उस तापमान को उठा के ऊपर, मतलब उस तापमान को उठा दिया, बढ़ा दिया।
तो बढ़ाने का काम किया किसने, ऊष्मा ने। तो ऊष्मा में भी देखो कार्य करने की क्वालिटी पाई जा रही है। तो मतलब ये है, देखो द्रव्य आपने समझ लिया, ऊर्जा समझ लिया, तो ये ऊर्जा ऐसा क्यों है, ये सब मैंने डिटेल से बता दिया। इसी प्रकार से आप लोग भी सोच सकते हैं और अपनी परिभाषा में इनके नए नए नाम या नई नई परिभाषा आप खुद तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। अब अगला देखो, द्रव्य और ऊर्जा के मध्य की क्रियाओं से भौतिकी की पहचान। इसमें मतलब ये बता रहा है कि द्रव्य और ऊर्जा के मध्य की क्रियाओं से ही भौतिकी का ज्ञान है। मतलब ये है कि जिस मतलब जिन अनोखी मतलब कोई अनोखी इस प्रकार से खोजें या उनके बीच में काम किए जाने वाले कुछ इस प्रकार की वारदातें जिसमें हम क्या करते हैं कि द्रव्य और ऊर्जाओं के मध्य ही कोई काम किया कर रहा हूँ या किसी नई चीज़ का बना रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई विशेष प्रकार की औषधि बना रहे हो, ठीक है, या मतलब किसी प्रकार का ऐसा कुछ काम कर रहे हो कि द्रव्य और ऊर्जा के मध्य ही ऐसे कोई हमारे काम चल रहे हो, तो वो तुम्हारी चीज़ें यहाँ पर औषधि बनाने वाली जो बात है, औषधियों को बनाने वाली, वो तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की एक रसायन विज्ञान शाखा है, उसमें चलेगी, ठीक है। उस चीज़ को हम नहीं लेंगे यहाँ पर। मोस्टली हम द्रव्य ऊर्जा ऐसी चीज़ों को लेंगे जैसे तुम्हारे द्रव्य पदार्थ तुम्हारे किसी प्रकार का हो गया, ठीक है, और ऊर्जा तुम्हारी ये है जैसे। तो इन्हीं के बीच में हम क्या करते हैं, जब अध्ययन करते हैं तो वो जो अध्ययन का क्षेत्र होता है वो भौतिकी ही होता है, ठीक है। तो ऐसी पहचान हो जाती है कि द्रव्य और ऊर्जा के मध्य की जो क्रिया है उनके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो तुम्हारी भौतिकी ही है। ये चीज़ बता रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद देखो, अब जैसे ये तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है फिजिक्स ग्रीक किस शब्द फ्यूजिस से लिया गया है। इसमें तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब ये है कि फिजिक्स, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि फिजिक्स नाम का जो शब्द है वो कहाँ से, कौन सी भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो बता देना कि फिजिक्स तुम्हारा ग्रीक शब्द के फ्यूजिस शब्द से, सॉरी, ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से लिया गया है। कौन सा, फिजिक्स नाम का जो वर्ड है जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में जैसे देखो यहाँ पे साइंस लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया, ऐसा बोल रहा है। अगर तुमसे कोई पूछे कि साइंस किस शब्द से या कौन सी भाषा की कौन से शब्द से लिया गया है, तो देखो साइंस आपका लैटिन शब्द, लैटिन आपकी भाषा है और उस भाषा के शब्द जो है ना अपना सिंटिया, उसी से लिया गया है तुम्हारा साइंस। मतलब इसी की तरह दिख रहा है, तो इसी से ही लिया गया है, ठीक है। इसी का अपना तोड़ मरोड़ के बना हुआ है तुम्हारा ये साइंस शब्द हो गया। जैसे अब देखो अगला तुम्हारा पॉइंट है कि भौतिकी का विस्तार निम्न 2 भागों में पाया जाता है। एक भाग है तुम्हारा स्थूल, दूसरा भाग है तुम्हारा सूक्ष्म, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि भौतिकी का जो विस्तार है अपना, जो भौतिकी अपनी पूरी जो ब्रह्मांड है वो 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक है तुम्हारा स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म। एक्चुअली बात यह कि स्थूल तुम्हारी उस प्रकार की बड़ी बड़ी विशालकाय वस्तुएं होती हैं, जैसे आकाश में या अंतरिक्ष में देखे जाए तुम्हारे ग्रह उपग्रह वगैरह, तारे वगैरह, ठीक है, गैलेक्सी, आकाश गंगाएं वगैरह। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में अगर अध्ययन जिस फील्ड में किया जा रहा है या साइंस की जिस फील्ड में किया जा रहा है, तो वो आपकी क्या होगी, भौतिकी की स्थूल नामक फील्ड होगी या भौतिकी का स्थूल पार्ट होगा, ठीक है। और स्थूल को इंग्लिश में माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, स्थूल वाला जो भाग होगा भौतिकी का, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े ग्रह, तारों इत्यादि का हम लोग अध्ययन किया करते हैं। अब जैसे सूक्ष्म है आपका, सूक्ष्म का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें। अब भौतिकी की जिस शाखा के अंतर्गत हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे या उनके अंदर की एक्टिविटीज़ को समझेंगे, सुलझाएंगे, उसमें फंसी हुई गुत्थियों को सुलझाएंगे या जटिल से जटिल प्रोसेस को महसूस करेंगे, खोज निकालेंगे, तो वो सभी चीज़ें क्या होंगी, वहाँ पर ये कहलाएंगे कि तुम भौतिकी के सूक्ष्म, जो आपका उसका भौतिकी का जो अपना सूक्ष्म नाम का पार्ट है, उसी पार्ट में आप अध्ययन कर रहे हैं। तो यहीं से आपको पता चला कि भौतिकी जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक स्थूल मतलब बड़े बड़े पिंडों के, ग्रह, तारों इत्यादि प्रकार की चीज़ों के बारे में एक तो हम अध्ययन कर सकते हैं और करते हैं, और दूसरा छोटी छोटी वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह छोटे छोटे कण हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये अब देखो सूक्ष्म में क्या होता है आपका, उसकी इंग्लिश होती है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक आपका हो जाएगा। तो अब देखो ये सूक्ष्म और स्थूल समझ गए आप लोग, ये जानना जरूरी है। इतना जानने के बाद में अब तो ये तो पता हो गया कि हम भौतिकी के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया करेंगे। मतलब बड़े से बड़े विशाल काय पिंडों से लगा के छोटी छोटी कणों तक के मध्य जो अध्ययन चलता है वही आपका भौतिकी है, ये भौतिक विज्ञान वही होती है। अब वो 2 पार्टों में डिवाइड है, इतना हुआ। अब यांत्रिकी में देखो क्या करे, यांत्रिकी में द्रव्य जैसे, मतलब यांत्रिकी में जो है ना वो कर द्रव्य जैसे ठोस, द्रव एवं गैस इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसमें ये बता रहा है कि यांत्रिकी में हम लोग क्या करते हैं, खासकर द्रव्य जो 3 पार्टों में डिवाइडेड है, जैसे ठोस, द्रव और गैस, बस इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में ही यांत्रिकी में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ बताया। अगर कोई तुमसे पूछते कि यांत्रिकी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यांत्रिकी में ठोस, द्रव और गैस इत्यादि प्रकार की चीज़ों के बारे में, ये ऐसी अवस्थाओं वाली चीज़ों के मध्य अध्ययन किया करते हैं, तो वो यांत्रिकी होती है। अब देखो ऊष्मागतिकी देखो यांत्रिकी की इंग्लिश बता देते हैं। यांत्रिकी की जो इंग्लिश तुम्हारी होती है वो तुम्हारी होती है मैकेनिक्स, ठीक है।
तो मैकेनिक्स हो गया तुम्हारी यांत्रिकी। अब ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी की इंग्लिश है थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी में अगर तुमसे कोई पूछ दे कि ऊष्मागतिकी में क्या है या इसके अंतर्गत क्या आता है, तो आप ये बता सकते हो। देखो नाम से पता चल रहा है, ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब आपकी हीट, ठीक है, और गतिकी का मतलब उसकी गति। तो ऊष्मा की यहाँ पर गति के बारे में अध्ययन। ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत हम ऊष्मा से संबंधित प्रत्येक प्रकार की या हर प्रकार की ऊष्मा से संबंधित परिघटनाओं या उसकी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया करते हैं। जैसे ऊष्मा आपकी किस प्रकार की, कितनी प्रकार की होती है, वो कैसे बहती है, कैसे क्या एक्टिविटी को फॉलो करती है, वो किस काम की आती है, ठीक है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब प्रकाशिकी की जो इंग्लिश होती है आपकी ऑप्टिक्स होगी। और प्रकाशिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकाशिकी से पता चल रहा है प्रकाश के बारे में, ठीक है, ये प्रकाश के अंतर्गत। तो प्रकाशिकी में हम प्रकाश से रिलेटेड सभी चीज़ों के या सभी घटनाओं का अध्ययन किया करते हैं। जैसे प्रकाश तुम्हारा कितने, प्रकाश क्या चीज़ है, ये अपना काम कैसे करता है, या इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य किस प्रकार के होते हैं, या प्रकाश में जो अपने रंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के अपने और भी नियम या क्वालिटी वगैरह कैसी होती है, मतलब इसके परावर्तन के नियम, जैसे अपवर्तन, परावर्तित किरणें, ये तमाम प्रकार के बातें जो है ना प्रकाशिकी के अंतर्गत आपकी आएगी। अब देखो जैसे अगला है दोलन एवं तरंग। तो दोलन एवं तरंग, देखो इनकी इंग्लिश, दोलन क्या होता है, ऑसिलेशन, ठीक है, तरंग क्या होगा आपका वेग। तो दोलन क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है, एक खूंटी में अगर बांध, कोई चीज़ क्या हम वैसी कोई चीज़ समझते हैं जो बहुत जल्दी से कंपन करे, ठीक है, एकदम यहाँ से फ्री हो, ठीक है, बहुत जल्दी यदि कंपन करे तो वो आपका दोलन हो जाएगा। और कोई चीज़ अगर इस प्रकार से मतलब ऐसे इस प्रकार से कोई आराम से बह रही तो वो आपकी तरंग हो जाती है, ठीक है। अब देखो दोलन वाली चीज़ें, जैसे तुम्हारी कंपन वाली अगर हम बात करते तो जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो, ठीक है, मशीन स्टार्ट हो, उस पर हाथ रखते हैं तो वो ऐसे से हमारे हाथ को कंपन कराएगा, ठीक है। तो एक तो वो सामान्य सी उदाहरण हो गया। अब उसके साथ साथ जैसे मोबाइल फ़ोन को देखा होगा आपने, वाइब्रेट कैसे करता है, तो वो दोलन कर रहा होता है। और इसी प्रकार से आपके बहुत सारे वैसी भी चीज़ें देखी होंगी जो दोलन करने वाली चीज़ें होती हैं, जो झंझनाहट टाइप की प्रदान करती हैं। इसमें दोलन में क्या होता है, एक्चुअली कोई चीज़ जो है ना अपना पीरियड बहुत कम समय में जल्दी पूरा कर रहा होता है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो वही चीज़ें होती है दोलन। अब तरंगे क्या, तरंगों में देखो क्या होता है कि तरंगों के बारे में जैसे मैंने बताया, ऐसे बहने जैसी ये अपनी चीज़ें, तो ये आपकी तरंगे हो जाएंगी। जैसे रस्सी को अगर हम बंधी हुई रस्सी को इस प्रकार से करें तो एक तरंग ऊंचा नीचा ये बनाती है, ये तरंग जैसी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी ठहरे हुए पानी में अगर हम कोई पत्थर का टुकड़ा डाल दें तो पानी में तरंगे ऐसे सिल्ले मारती हैं। तो ये चीज़ें होगी तरंगे। और उन्हीं तरंगों के साथ साथ तुम्हारी और भी तुम्हारी जैसे प्रकाश की तरंगे होती हैं, चुंबक की तरंगे होती हैं, इस प्रकार की चीज़ों का भी, ऐसी तरंगों का भी इसमें अध्ययन देखने को हमें मिलेगा। तो ये दोलन एवं तरंग के बारे में हो गया, ठीक है। अब वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वैद्युतिकी का मतलब विद्युत से रिलेटेड या विद्युत से संबंधित, ठीक है। तो वैद्युतिकी के अंतर्गत हम विद्युत से संबंधित परिघटनाओं या घटनाओं का बारे में जानकारी या उनका अध्ययन किया करते हैं। जैसे विद्युत से रिलेटेड तुम्हारी धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध वगैरह, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम विद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उनमें वो राशियाँ तुम्हारी किस प्रकार की होती हैं, उनके अपने अपने काम क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें, ठीक है, विद्युत से रिलेटेड। आवेश वगैरह जैसे हो गए ये चीज़ें, ठीक है। अब एक तुम्हारा आगे रखा ऊर्जा संरक्षण, ये तुम्हारे नियम है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो ऊर्जा संरक्षण, देखो संरक्षण का मतलब क्या होता है कि बचा हुआ या मतलब बचा हुआ या सेफ, सुरक्षित, ये होता है संरक्षण। अब ऊर्जा, तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब बची हुई ऊर्जा या ऐसी ऊर्जा जो सेफ है, बची हुई है, ठीक है, ये चीज़ हो गया ऊर्जा संरक्षण। अब इस चीज़ को थोड़ा दूसरी भाषा में बताते हैं, जैसे तुम्हारा किताबों में दिया है। ऊर्जा संरक्षण का जो अपना नियम होता है, उस नियमानुसार हम ये कह सकते हैं कि जब मतलब ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसे ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब ये ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा में अगर हम ले लें तुम्हारा, जैसे मान लो कि कोई सेल है, ठीक है, सेल में अपनी रासायनिक ऊर्जा भरी हुई होती है, ठीक है। अब उस सेल के द्वारा अगर हम कोई मोटर चलाएं या बल्ब जलाएं, तो बल्ब मान लो हम चला रहे हैं, तो देखो सेल की जो ऊर्जा है अपनी रासायनिक ऊर्जा होगी, अब वो ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई, वो एक काम कर रही, काम करने में व्यय होगी ऊर्जा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेल की जो ऊर्जा थी वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, बदल गई, मतलब वो नष्ट नहीं, उसका फॉर्म चेंज हो गया है। तो ऊर्जाएं क्या होती है कि मतलब जैसे किसी निकाय में ऊर्जा क्या होती है कि मान लेते हैं कि कोई एक जगह है, ठीक है, तो जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट रिले ले, उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें लगी होती हैं। अब यहाँ से करंट वहाँ गया, उसको मतलब डायोड या ट्रांजिस्टर वगैरह में तुम्हारा करंट गया, अब वहाँ से उसकी एनर्जी दूसरी चीज़ में गई,
तो मतलब ये है कि एक सिस्टम टाइप का होता है, सिस्टम में ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ करता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, फॉर्म भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होती है और ना ही वो कहीं से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए कहा था कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही वो पैदा की जा सकती है। ये चीज़ है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यही चीज़ होता है। अब जैसे रेखी संवेग संरक्षण, रेखी संवेग संरक्षण की बात करें तो देखो रेखी क्या होता है, रेखा सीधी रेखा में संवेग का मतलब सीधी रेखा वाला संवेग, तो वो होता है पी से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है एम वी, जहाँ एम मतलब एम द्रव्यमान का अगर कोई कण है वो सीधी रेखा में वी वेग से अगर चल रहा है तो वो तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहुबल ना लगाया जाए, अर्थात उसके वी में परिवर्तन न किया जाए। मान लेते कि कोई प्लेन पर हमने एक एम द्रव्यमान का एक गेंद लुढ़का दिया, वो लुढ़कता रहेगा धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे समय बीतता है वो अपने आप स्थिर होने लगता है, तो उसके रेखी संवेग में परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक है, अब इसे अगर स्थिर रखना है, इसे संरक्षित रखना है, रेखी संवेग संरक्षण बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देना पड़ेगा। मतलब उसकी वेलोसिटी को लुढ़कते हुए गेंद की वेलोसिटी को बाहर से कोई भी चीज़ जो उसकी वेलोसिटी को कम करे, उस सारी चीज़ को जैसे बाहुबल बोलते हैं, उस बल को हमें क्या करना, विनष्ट करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो बाहुबल उस पर मतलब हावी ही ना हो पाए। ठीक है, और वो जैसे आगे बढ़ रहा है तो वो बढ़ता ही रहे, तो वहाँ से तो फिर वो बढ़ता ही रहेगा ना, जैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस बढ़ती हुई गेंद को हमें देखेंगे कि उस बढ़ती हुई गेंद को तुम्हारी हवा है जैसे, ठीक है, हवा भी उसे कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ रही है, हवा के पार्टिकल को अपने साथ आगे लेती हुई चली जा रही है, वो भी पार्टिकल उसमें कुछ बल लगा रहे हैं लेकिन वो उस पर ज़्यादा लगा रही है, तो धीरे धीरे देखो ये कम हवा के पार्टिकल कम जरूर बल लगाएंगे लेकिन लगा जरूर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा बल उसका कम हुआ करता है जो आगे की ओर उससे गति प्रदान कर रहा होता है। ठीक है, अब चूंकि उसके साथ साथ वो गेंद प्लेन पर लुढ़क रही, जमीन पर लुढ़क रही, तो जमीन क्या होती है, जमीन भी उसे पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वो गेंद उसके खिलाफ होकर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन उससे खिलाफ होकर जब बढ़ेगी तो उससे छुटकारा पाती हुई आगे बढ़ेगी, तो छुटकारा पाने में जो थोड़ा बल लगाएगी ऐसे करके कि भाई छोड़ो मैं आगे बढ़ने दो, तो कुछ ना कुछ तो धक्का लगाएगी, तो वो धक्का लगाने में उसका अपना जो एनर्जी होता है बल वो उसमें निकल जाता है। तो धीरे धीरे ऐसी निरंतर, अब चूंकि ये प्रोसेस जैसे वो लगातार प्लेन में लुढ़क रही है तो ये प्रोसेस तो बारंबार चलती रहेगी, समय के साथ साथ लगातार चलेगी, तो धीरे धीरे इसीलिए उसका बल मतलब उस पर उसका जो अपना बल होता है जो उसे आगे को बढ़ा रहा था वो शून्य हो जाता है, तो वहीं से उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो रुक जाता है, ठहर जाता है, शून्य हो जाता है। तो वो वाले बल जो है ना, आपके घर्षण के बल जैसे और वायु के जो बल है ना, वो अगर चीज़ें अगर यही सब क्या होती है बाहुबल, एक साथ यही सब बाहुबल कहलाते हैं, अगर इन्हीं को शून्य कर दिया जाए तो रेखी संवेग हमारा संरक्षित बना रहेगा ऐसी वस्तु का, ये एम द्रव्यमान की वस्तु का। ठीक है, अब कोणीय संवेग संरक्षण में बस यही सिस्टम है। कोणीय संवेग संरक्षण में क्या होता है, एक कील के आसपास आर लंबाई की अगर कोई आर लंबाई की दूरी पर, ठीक है, अगर कोई एम द्रव्यमान का तुम्हारा ये कण है वो ऐसे गति किया करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से वो टी समय में यहाँ पर आ गया, तो अब इसके सापेक्ष ये कोण देखा जाएगा कि कितना कोण उसने तय किया। मान लेते हैं अगर डेल्टा टी समय पर ये बिल्कुल सूक्ष्म सा एंगल इतना घुमावदार, ये इतनी घुमावदार दूरी पर आ पाया। ठीक है, क्या चीज़, कोई कण, तो उसका जो कोणीय जो उसका जो वेग होगा वो कोणीय वेग कहलाएगा, क्योंकि उसकी जो दूरी है वो कोण में जा रही है, घूमती घुमावदार दूरी है। ठीक है, और वो समय के साथ, कौन सा समय, डेल्टा टी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय के हिसाब से। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोण बराबर 4/3 का। ठीक है, तो ये आपका तुम्हारा बनेगा आगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये आपका कोणीय वेग हो जाएगा। अब कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग जो होता है आपका इस जे से प्रदर्शित किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है आई ओमेगा, ओमेगा कोणीय वेग है। तो देखो अगर कोणीय वेग जो ओमेगा है इस चीज़ में अगर परिवर्तन हो गया, जैसे अपने आप मान लेते घूम रहा है, अब घूमते घूमते ये धीरे धीरे करके, जैसे मान लेते एक कील पे घुमा के कोई चीज़ छोड़ दिया जाए, वो ऐसे घूमती रहेगी, धीरे धीरे क्या होता है, घूमते घूमते वो ठहरने की कगार में आती है। तो ठहरने की कगार में क्यों आ रही है, क्योंकि उस वस्तु पर तुम्हारे बाहुबल लग रहे हैं बहुत सारे, जितने भी प्रकार के बहुत सारे हों, मतलब एक हो या अनेक हो, लेकिन वो बाहुबल होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो सभी एक साथ उसमें धीरे धीरे निरंतर लग रहे हैं समय के साथ साथ, तो उसका वेग जो कोणीय वेग होता है, मतलब डेल्टा थीटा, जो मतलब समय के साथ साथ जो परिवर्तित घुमावदार दूरी होती है जो डेल्टा थीटा है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। मतलब आगे बढ़ने में, मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन वो धीरे धीरे हो गया, धीरे धीरे होने के साथ साथ एक समय वो आगे बढ़ ही नहीं रहा होता है, जबकि समय पास हो रहा होता है।
तो यहाँ से पता चलता है कि डेल्टा थीटा आपका शून्य हो चुका है, तो यहाँ से ये भी चीज़ आपका शून्य हो जाता है। तो अगर तुम्हारा इस चीज़ को लगातार घुमाते घुमाते मतलब ये चीज़ जो घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूमती है। अब उस घूमनेपन की प्रक्रिया के खिलाफ अगर कोई बाहुबल ना हो, या ऐसे घूमते घूमते रहने के लिए कोई बाहर की चीज़ें उसे रोके ना, बाहर के बल उसे ना रोके, तो वो तुम्हारा ऐसे ही घूमता रहेगा, तो ओमेगा तुम्हारा जिंदा रहेगा, ठीक है, ओमेगा तुम्हारा जीवित रहेगा, मतलब वो अपनी ही उसी चाल से घूमता रहेगा। तो तुम्हारा ये चीज़ आपको कांस्टेंट बना रहेगा, जो कि कोणीय संवेग होता है। तो कहा जाएगा कोणीय संवेग तुम्हारा संरक्षित है, बचा हुआ है, सुरक्षित है। ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण क्या चीज़ होता है, ये तो आइंस्टीन के नियमानुसार द्रव्यमान ऊर्जा ये चीज़ है। एक्चुअली इसमें क्या है कि द्रव्यमान m और ऊर्जा का मतलब एनर्जी E। तो यहाँ पर बताया गया द्रव्यमान तुम्हारा ऊर्जा है, ऊर्जा द्रव्यमान है, अब वही तुम्हारा संरक्षण की पहचान है। एक्चुअली बात यह है कि जैसे आइंस्टीन के नियमानुसार जैसे E= आपका mc², ये चीज़ फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला में क्या आपको देखने को मिला है कि अगर कोई m द्रव्यमान का कण है, अगर वो नष्ट होता है, ठीक है, तो नष्ट होने पर एक अपार एनर्जी, मतलब उसी चीज़ से एक एनर्जी जो प्राप्त होती है वो ई होती है, जो उसके उस पदार्थ के या उस वस्तु के अपने द्रव्यमान और प्रकाश की जो चाल होती है, उस प्रकाश की चाल के वर्ग के और उसी वस्तु मैस के गुणनफल के बराबर होती है। तो E=mc², ये आइंस्टीन ने अपना इक्वेशन तैयार किया था। तो इसी इक्वेशन से पता चलता है कि ऊर्जा, अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, तो अगर वो नष्ट होगी तो वो अपने ही तुल्य क्या प्रदान करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और ऊर्जा को अगर चाहे तो मैस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम यहीं पर लागू होता है, मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा ये दोनों संरक्षित है, बची हुई है, कोई नहीं कह सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी, अगर ये m द्रव्यमान का जो कण था वो विनष्ट होकर ई एनर्जी उसने प्राप्त कराया है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि m द्रव्यमान तुम्हारा नष्ट हो चुका है। एक्चुअली वो एनर्जी में बदल चुका है, ई में। अब ई से तुम्हारा इस इक्वेशन के थ्रू m भी बना सकते हैं, m को निकालना है तो ये E/c² निकल आएगा, तो यहाँ से तुम्हें m भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, तो इससे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित दिख रहा है। इतना हो जाने के बाद में आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का मतलब ये है कि जैसे कोई निकाय, मान लेते हैं कि तुम्हारा ये निकाय, ठीक है, यहाँ पर Q1 आवेश, Q2 आवेश और Q3 आवेश है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका Q3 आवेश थोड़ा कम होकर इसमें चला गया, तो इसका चार्ज थोड़ा बढ़ गया, और इसका थोड़ा कम हो गया इसमें आ गया। तो ऐसे क्या होता है कि ये देखो, इनके सभी मतलब ये जो तीनों चार्जेस हैं, ठीक है, ये अपना चार्ज जो आवेश है वो एक दूसरे को बांट रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन पूरे सिस्टम का जो आवेश है वो तो संरक्षित है ना, वो तो वही है जो पहले था, क्योंकि टोटल को हम सम कर डालेंगे तो वही चीज़ निकलेगा जो पहले था। तो इससे पता चलता है कि आवेश संरक्षण, आवेश तुम्हारा संरक्षित है इस निकाय के अंतर्गत, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि किसी निकाय में तुम्हारा जो टोटल, अब जैसे निकाय की बात मैंने कर दी, इसी प्रकार से एक टेम्परेचर वाली बात कर दें इसी से रिलेटेड। जैसे तुम्हारा कोई कमरा ठंडा है, उसमें हम अंगीठी जला दे, तो उसकी जो ऊष्मा निकलेगी वो ठंडी और गर्म में कन्वर्ट करेगी। तो उससे पहले जो ठंडी ऊष्मा और गर्म ऊष्मा थी, दोनों का जो पहले था वही अभी भी होगा। अब वो जो की अंगीठी की जो ऊष्मा थी, उस ऊष्मा ने ठंडी वाली ऊष्मा को क्या किया, उसकी वैल्यू को ग्रो करा दिया, तो अपनी कुछ वैल्यू खो दी उसने, ठीक है। जितना यहाँ पे बढ़ा उतना वहाँ वो नीचे चला गया, उसका मतलब अंगीठी की गर्माहट ऊष्मा जो उसकी है, ठीक है, उसकी जो अपनी एनर्जी है। और ये जैसे जैसे लो में जाएगी तो ऐसे से तो वो तो ग्रो करा देगी ये अपना, जितना इसे ग्रो कराएगी उतना ये डाउन मारेगी। लेकिन पूरा जो देखा जाए दोनों एनर्जी का, जो दोनों ऊष्माओं की जो पहले ठंडी और गर्म की थी, तो जो दोनों चीज़ का पहले योग था वही बाद में भी निकलता है। तो यहाँ से पता चलता है कि तुम्हारी वो ऊष्माएं संरक्षित है। लेकिन यहाँ आवेश वाली बात है, तो आवेश तुम्हारे इस प्रकार से संरक्षित रहता है। मतलब ये है, किसी सिस्टम में आवेश तुम्हारे जब विभिन्न प्रकार के हों तो वे एक दूसरे के लिए अगर आवेश को स्थानांतरित करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस समय उसका आवेश, मतलब उस निकाय का टोटल अपना आवेश जो कुल आवेश होता है वो स्थिर बना रहता है। ये चीज़ बता रहा है इसमें। तो ये थे हमारे सभी सारी पॉइंट्स जो तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड थे। और चैप्टर नंबर 1 जो 11th क्लास की तुम्हारी फिजिक्स है, जैसे फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत से तुम्हारी पॉइंट्स थे, ठीक है। इतना पॉइंट जानने के बाद में अब आगे की फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
आशा करते हैं आप लोगों को लेक्चर हमारा बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कोई एडवांस लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, मैंने कोशिश की है आप लोगों को अपना मेंटल थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, अपनी मानसिक सोच के हिसाब से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।